हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 8 की जो कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 1 करेंगे, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, करके देखो। कृषि क्रियाओं के कुछ चित्र दिए गए हैं, उनका नीचे नाम लिखा हुआ है। अब जो क्रियाएं सबसे पहले आती हैं उन्हें 1 से शुरू करके 2, 3, 4, 5, 6 लिखो। जब भी हम कृषि करते हैं या कोई भी पौधा उगाते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं। तो ये सारी क्रियाएं इसमें दे रखी हैं। अब हमें इन पर निशान लगाना है, 1, 2, 3, 4 लिखने हैं कि पहले क्या किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है। देखिए, सबसे पहले होता है मिट्टी तैयार करना, तो ये हो गया 1। उसके बाद है बुआई, दूसरे नंबर पर हम बुआई करते हैं, मतलब बीज बोते हैं। उसके बाद हम खाद और उर्वरक डालते हैं, लेकिन इसमें तीसरा नंबर खाद और उर्वरक नहीं दे रखा। उसके बाद हम इसमें लिखते हैं 3 नंबर पे सिंचाई, और 4 नंबर पे फिर खरपतवारों से सुरक्षा की जाती है। तो देखिए, ये 4 नंबर पे ये भी लिख सकते हैं, खरपतवार नाशी छिड़कते हैं और हाथों से भी इनको उखाड़ दिया जाता है, जिसे निराई कहते हैं। खरपतवार नाशी का छिड़काव करके भी सुरक्षा कर सकते हैं और निराई कर भी। तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। ये भी 4 आता है क्योंकि ये भी खरपतवार को हाथों से उखाड़ कर फेंकना या काटना ज़मीन के नज़दीक से, उसको भी निराई बोला जाता है। तो इन दोनों को 4 पर लिख देते हैं। और ये आ गया फिर 5 नंबर पर। उसके बाद 5 नंबर पर कटाई आ जाता है। इसके बाद है फसल उगाने में कई काम होते हैं, पता करो ये कौन कौन से हैं और किस क्रम में होते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसके बाद बुआई की जाती है, फिर खाद और उर्वरक डाले जाते हैं, उसके बाद सिंचाई की जाती है, फिर खरपतवार से सुरक्षा की जाती है, फिर कटाई की जाती है, और लास्ट में जब कटाई वटाई के बाद जब अनाज मिल जाता है हमें, तो उसको भंडारण किया जाता है। दूसरा नंबर है, नीचे कुछ फसलों के नाम लिखे हैं, ज्वार, मक्का, गेहूँ, बाजरा और चावल, मूंगफली, मूंग, चना, मटर। इन फसलों को रबी और खरीफ फसलों में बांटो। तो रबी की फसलें जो होती हैं वो सर्दियों में उगाई जाती हैं, तो जैसे गेहूँ, चना, मटर। और खरीफ की जो फसलें होती हैं जैसे मक्का, चावल, मूंगफली, तिल, ज्वार, बाजरा, मूंग, ये होती हैं। जो फसलें रबी और खरीफ दोनों में बोई जाती हैं उनके नाम लिखो। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो रबी में भी उगाई जाती हैं और खरीफ में भी उगाई जाती हैं, मतलब दोनों मौसम में उगाई जाती हैं। तो ये तो खीरा, ककड़ी, चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली। और भारत के दक्षिणी हिस्सों में खरीफ और रबी दोनों मौसमों में ये उगाई जाती हैं। ये जो फसलें होती हैं ये भारत के दक्षिणी हिस्सों में ज़्यादातर दोनों मौसमों में उगाई जाती हैं। दी गई तालिका में निम्नलिखित फसलों के प्रत्येक समूह के उदाहरण दो। फसल का समूह जैसे दलहन, दलहन फसलें, दालें जो होती हैं वो दलहन फसलों में आती है, तो ये आ गई दलहन, जैसे मूंग और चना। दूसरा है तिलहन दालें, क्या होती है, तिल और सरसों। हरे चारे वाली फसलें जई, बसीन, ज्वार, मक्का। हरी खाद वाली फसलें ढैंचा, सनई, लोबिया, बरसम। और अनाज वाली फसलें जैसे गेहूँ, बाजरा और जौ। प्रश्न 4 है, नीचे बनी सूची में से फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जीवों को छांटो। तो ये इनमें से ये सूची दे रखी है ये, और इनमें से जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उन कीड़ों को छांटना है, उनके जीवों को छांटना है। तो इनमें से पक्षी भी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, चूहे भी पहुंचाते हैं, और तना छेदक भी पहुंचाते हैं, और टिड्डा भी पहुंचाते हैं, और गोलक शलभ भी ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर हमने इनके उत्तर लिख दिए हैं। तुम्हारे यहाँ फसल उगाने के लिए कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं। तो हल, कुदाली, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल। तुम्हारे यहाँ खरीफ में बोकर रबी में काटने वाली फसलों की सूची बनाओ। चावल, बाजरा और मूंगफली। एक ऐसी फसल का नाम बताओ जिसे तैयार होने में 1 साल लग जाता है। गन्ना। फसलों के बीच बीच में कुछ पौधे उग जाते हैं, यह क्या होते हैं, इनसे फसलों को क्या नुकसान पहुंचता है। ये खरपतवार होते हैं। ये फसली पौधों के आवास, भोजन, प्रकाश, पानी, खाद आदि की स्पर्धा करते हैं, मतलब ये उनका खाना खा जाते हैं। प्रकाश, भोजन, पानी ये खा जाते हैं, जिनसे उसमें आपस में होड़ लग जाती है और जिससे जो फसल होती हैं उसकी वृद्धि में कमी आ जाती है। प्रश्न 8 है, नीचे लिखे कथनों के आधार पर खाद और उर्वरक में अंतर बताओ। रासायनिक तत्वों का प्रयोग कर बनाया जाता है, ये है उर्वरक। पेड़ पौधों, मनुष्य के अपशिष्ट द्वारा तैयार किया जाता है खाद। कृत्रिम तत्वों द्वारा बनाया जाता है उर्वरक। इनमें जीवाणु एवं कवक अपघटन का कार्य करते हैं, ये खाद। जल में अलग अलग हो जाते हैं खाद। तो यहाँ पर खाद में हमने लिख दिया बै, दे और गे, और उर्वरक में ए और से। यहाँ से ये ए और ये से यहाँ पर लिख दिया है, और बचे बै, दे और गे, आएगा यहाँ पर ये। तो ये हमने खाद में लिख दिए हैं। प्रश्न 9 है, रामू किसान ने अपनी फसल को बोने के लिए पहले अच्छी तरह मिट्टी को तैयार किया, फिर बीजों को उचित गहराई या दूरी पर पंक्तियों में बोया, जबकि श्यामू किसान ने ऐसा नहीं किया।
और बीजों को मिट्टी के ऊपर ही डाल दिया। इन दोनों ने एक ही प्रकार के बीजों का प्रयोग किया था। इस जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। रामू और श्यामू के खेतों में से किसकी खेत की मिट्टी में वायु संचार आसानी से होगा और इसकी फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये रामू की खेत की मिट्टी में वायु संचार आसानी से होगा और उसके खेत में फसल अच्छी तरह से होगी, क्योंकि उसने मिट्टी को खोद कर जब बीज लगाए हैं, ऊपर ही नहीं फेंक दिए हैं। प्रश्न 2 है, दोनों के खेत में से किसके खेत में जल अधिक देर तक रुकेगा? तो ये भी रामू के खेत में ही जल अधिक देर तक रुकेगा, क्योंकि रामू के खेत में मिट्टी तैयार करने से मिट्टी पोली हो गई और उसमें जल धारण क्षमता बढ़ जाती। जब हम मिट्टी को खोदते हैं और उसमें पौधा लगाते हैं तो उसमें जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, मतलब पानी आसानी से रुक जाता है। अगर ऐसे खोद कर नहीं लगाएंगे और ऊपर ही बीजों को फेंक देंगे तो उसमें पानी जब डालेंगे तो बीज भी बह जाएंगे और बीज लगेंगे ही नहीं। श्यामू किसान के खेतों में कई जगहों पर कोई पौधा नहीं होगा, वहाँ डाले बीजों का क्या हुआ? उसमें मिट्टी के ऊपर ही बीज डाल दिए थे तो उनका क्या होगा? उन बीजों को तो पक्षी खा जाएंगे, तो उन बीजों को पक्षी खा गए होंगे। प्रश्न 10 है, यशवंत ने अपने खेत में कई वर्षों तक लगातार गेहूं की फसल उगाई, पर फसल उत्पादन प्रति वर्ष कम होता गया, ऐसा क्यों हुआ? एक ही फसल को लगातार उगाने से मिट्टी में पोषकों की कमी हो गई। भाई, एक ही जैसी फसल अगर हम उगाते रहेंगे तो उसमें मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाती है। तुम यशवंत को इस समस्या को दूर करने के लिए क्या सलाह दोगे? हम उसे कहेंगे कि फसल चक्रण करना चाहिए और मिट्टी में खाद डालना चाहिए। एक ही फसल के बाद दूसरे किस्म की जो फसल उगाते हैं उसको बोलते हैं फसल चक्रण। एक बार वो वाली फसलें उगा दो जिसको दूसरे पोषक तत्वों की ज़रूरत हो, दूसरी बार दूसरे पोषक तत्वों की ज़रूरत हो वो वाली फसल उगा दो, तो इसको बोलते हैं फसल चक्रण। इस प्रक्रिया में तुम जो विधि अपनाओगे उसे क्या बोलोगे? तो उसको फसल चक्रण बोलते हैं। फसलों में खाद क्यों डालते हैं? खाद के उपयोग से मिट्टी में गठन एवं जल अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है। उसमें खाद डालने से उसमें जल अवशोषण बढ़ जाती है और मिट्टी अच्छी तरह सही हो जाती है, मतलब मिट्टी पोली हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति होती है, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, मिट्टी में की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है और फसल अच्छी होती है। कृत्रिम रूप से खाद कैसे बनाई जाती है? कृत्रिम रूप से खाद फैक्ट्रियों में बनाई जाती है, रासायनिक पदार्थों से, केमिकल से बनाई जाती है और रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर कृत्रिम रूप से खाद बनाई जा सकती है। क्या इसे पशुओं और कृषि अपशिष्ट द्वारा बनाया जा सकता है? कैसे? पादप और जंतु अपशिष्टों के एक गड्ढे में डालते हैं, एक गड्ढे में डालते हैं, यहाँ पर आएगा अपशिष्टों को, पौधों और जंतु के अपशिष्टों को एक गड्ढे में डाल देते हैं और कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसी दौरान कुछ सूक्ष्म जीव उसमें पैदा हो जाते हैं और वो उनका अपघटन कर देते हैं, जिससे खाद बन जाती है। कृषि में केंचुओं का क्या महत्व है? तो केंचुए जो होते हैं वो किसान के मित्र भी कहा जाता है उनको। केंचुए खाद बनाते हैं, मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं, मिट्टी को पोला बनाते हैं और उपजाऊ बनाते हैं। ये किसान के मित्र हैं। प्रश्न 12 है, बासालीन यह खरपतवार नष्ट करने की एक दवा होती है जो एक बीजपत्री पत्र को नष्ट करती है। जो बासालीन होती है खरपतवार को नष्ट करने की एक दवाई होती है जो एक बीजपत्री पौधे को ही नष्ट करती है। और ये 2,4-D जो होती है यह भी खरपतवार नष्ट करने की दवा होती है जो सभी प्रकार के पौधों को नष्ट कर देती है। 2,4-D जो है वो सभी प्रकार के पौधों को नष्ट कर देती है, खरपतवारों को। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। तो ये है, एक किसान ने सोयाबीन के खेत में 2,4-D दवाई डाल दी, तो निम्न में क्या होगा? तो ये होगा, क्योंकि देखिए 2,4-D जो होती है वो सभी प्रकार के खरपतवार को नष्ट करती है, तो ये आएगा सभी खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। अब चने की फसल में किसान को खरपतवार नष्ट करने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसमें 2,4-D इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो ये है बासालीन तो एक बीजपत्री को नष्ट करती है और जो चना होता है वो द्विबीजपत्री है, तो इसमें 2,4-D का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रश्न 13 है, एक किसान के 2 खेत बिल्कुल साथ साथ हैं, उनकी मिट्टी भी एक जैसी है। एक खेत में किसान ने सबके पौधे उगाकर बरसात में उसे जोत दिया, दूसरे खेत में उसने ऐसा नहीं किया। फिर उसने दोनों के खेतों में एक ही तरह से गेहूं उगाया। पहले खेत की उपज दूसरे की उपज से अधिक हुई, बताओ इसका क्या कारण हो सकता है? भाई, दोनों के खेतों की मिट्टी एक जैसी है और पहले वाले किसान ने पौधे उगाकर और बरसात में इसे जोत दिया तो उसमें अच्छी फसल हुई, दूसरे में इतनी अच्छी नहीं हुई। तो पहले में क्या हुआ, एक तो मिट्टी पोली हो गई थी, दूसरी बीज उचित दूरी और गहराई पर उगेंगे, तीसरा वायु संचार सही होगा क्योंकि मिट्टी पोली हो गई और उसमें पोषक जो होते हैं वो प्रचुर मात्रा में होंगे और फसल अच्छी भी उगेगी।
प्रश्न 14 है, तुम्हारे यहाँ अनाज के भंडारण के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, पता करो। तो जूट के बोरों में भर दिया जाता है अनाज को और टंकियों में भी भर दिया जाता है। प्रश्न 15 है, राम के पास बोने के कुछ बीज हैं उगाने के लिए। राम कैसे पहचाने कि बीज स्वस्थ हैं या नहीं। तो बीजों को पानी में डाल देंगे, जो बीज पानी में तैरने लगेंगे वे अस्वस्थ हैं, जो डूब जाते हैं वे स्वस्थ होते हैं। डूब जाते हैं जो वो स्वस्थ क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें वजन होता है, और जो खोखले होते हैं जिनको कीड़ों ने खा लिया वो ऊपर तैरने लग जाते हैं, या फिर जो पतले होते हैं अंदर से खोखले होते हैं वो तैरने लग जाते हैं क्योंकि उनको कीड़ों ने खा लिया है, इसलिए वो अस्वस्थ होते हैं। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित कथन में से गलत और सही छांटो और गलत कथनों को सुधार करके पुनः लिखो। भूमि के ऊपरी सतह पर कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी ही पौधों के लिए सहायक होती है, तो ये सही है। मिट्टी में मृत पौधों तथा जंतुओं के शरीर अथवा उनके अंश भी पाए जाते हैं जो मिट्टी में उपस्थित जीवों द्वारा नष्ट नहीं हो पाते, तो ये गलत है। ये नष्ट हो जाते हैं, ये नहीं हो पाते, नहीं आएगा, नष्ट हो जाते हैं। जुताई द्वारा मिट्टी उलटने पलटने से उसकी जल धारण क्षमता में भारी कमी आ जाती है, ये गलत है। ये गलत है, भारी कमी नहीं आती है, उसमें जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। मिट्टी में बीज डालने की क्रिया को प्रसारण कहते हैं, तो ये नहीं, बुआई कहते हैं। पौधों को खनिज पोषक मिट्टी से न प्राप्त होकर जल द्वारा प्राप्त होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि मिट्टी से ही पौधों को पोषक मिलते हैं, तो ये गलत है, यहाँ पर मिट्टी से ही मिलते हैं। सिंचाई की किस्म एवं आवृत्ति मिट्टी के स्वभाव व फसल की किस्म पर निर्भर करती है, तो ये ठीक है। सिंचाई मतलब पानी ज़्यादा देना चाहिए या कम देना चाहिए, कितनी बार देना चाहिए, ये निर्भर करता है कि कैसी फसल उगा रहे हैं और वहाँ पर मिट्टी कैसी है। यहाँ पर यह पाठ ख़त्म हो जाता है। अब आप खुशी मनाओ क्योंकि आपने ये पाठ पूरा कर लिया है। और अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।